हेलो दोस्तों, मैं राजमोहन कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल साइंस वैली में। जैसा कि हम लोग सिविक्स का 10th के बिहार बोर्ड का पार्ट 1 में 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव था उनको हम लोग पढ़े थे। आज 31 नंबर से कंटिन्यू हम लोग करने वाले हैं, जो कि समय न गवाते हुए चलते हैं। हम लोग 31 नंबर से क्वेश्चन हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक, तो 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है। तो देखिए, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा तैयार किया गया था। और ये समिति जो रिपोर्ट तैयार किया था वो बताया कि पंचायतों को 3 स्तरों में विभाजित करना चाहिए। ग्राम पंचायत, दूसरा हो गया पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। इसलिए अगर ये कहा जाए कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है, तो त्रिस्तरीय है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है। यहाँ कह रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है। तो देखिए, दुनिया में 2 तरह का लोकतंत्र पाया जाता है। ठीक, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जहां जनता खुद अगर देश का शासन चलाएगा तो वो कहलाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, लेकिन जब जनता अपना सरकार को चुनता है तो वो कहलाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जहां जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि देश का शासन चलाता है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। जनता जहां स्वयं देश का शासन चलाएगा वो कहलाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो यहाँ कह रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ स्विट्जरलैंड में। दुनिया का मात्र एक ऐसा देश है स्विट्जरलैंड जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जहां स्वयं जनता ही देश के शासन को चलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 33 नंबर कह रहा है संघीय व्यवस्था में कैसी सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में कैसी सरकार होती है, तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि संघीय व्यवस्था कहते हैं किसको। संघीय व्यवस्था बोला जाता है जहां किसी देश में अगर 2 स्तर का सरकार होता है, एक केंद्र लेवल का हो गया, दूसरा राज्य लेवल का हो गया। तो अगर 2 स्तर का कोई देश में सरकार होता है तो वो सरकार जो कहलाता है वो संघीय सरकार कहलाता है। तो यहाँ सवाल हमसे पूछा गया है कि संघीय व्यवस्था में कैसी सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकार होती है, इसलिए संघीय व्यवस्था में हो गया आपका दोहरी सरकार। पहला एकल, तो संघीय व्यवस्था में एकल सरकार नहीं होता है क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों का होता है। तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सवाल कह रहा है कि भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। तो देखिए, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है, जो कि 1953 ईस्वी में बनने वाला भारत का ये पहला राज्य था भाषा के आधार पर गठित होने वाला। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसके अलावा अगर हमें पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर गठन कब हुआ आंध्र प्रदेश राज्य का, तो 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, 1953 में। जब इस राज्य का गठन हुआ 1953 में, तो इसके बाद भाषा के आधार पर राज्य को पुनर्गठन करने के लिए एक कानून ही ला दिया गया था 1956 में। क्वेश्चन हमें पूछा जाता है भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, पुनर्गठन, ठीक है, पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, 1956 में। जबकि भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, 1953 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत गणतंत्र कब हुआ। ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग जानते हैं। भारत गणतंत्र कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। यहां से रिलेटेड क्वेश्चन अलग भी आ सकता है
भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। तो यहां से भारत कब गणतंत्र हुआ? तो हम बोलेंगे 1950 में। अगर ये पूछा जाए भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में आपातकाल कब लागू हुआ? तो देखिए, भारत में आपातकाल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए 1974 में जयप्रकाश नारायण ने 1974 में जयप्रकाश नारायण ने बिहार से ही छात्र आंदोलन का शुरुआत किया था, ठीक। बिहार से ही छात्र आंदोलन का शुरुआत किया था 1974 में। हमें क्वेश्चन पूछा जाता है छात्र आंदोलन के नेता कौन थे बिहार में? तो जयप्रकाश नारायण। जब वही आंदोलन बड़ा रूप धारण करने लगा तो इंदिरा गांधी को एक डर सा सताने लगा कि कहीं हमारी सरकार इसके वजह से गिर ना जाए। इसी वजह से 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लागू किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में आपातकाल कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1975। अगर ऑप्शन में डेट दे तो 25 जून हो जाएगा 1975, ठीक है। ये पूछे जो भारत में आपातकाल किसने लागू किया, सॉरी किस प्रधानमंत्री के समय में लागू हुआ? तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी, ठीक है। उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। एक बात याद कर लीजिएगा, देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 38 नंबर। कह रहा है बिहार में छात्र आंदोलन कब हुआ? जो कि अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं। बिहार में छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1974 ईस्वी में चलाया गया था, ठीक है। इसी आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो क्वेश्चन यहां से ये भी आता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने। छात्र आंदोलन के नेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। छात्र आंदोलन कब हुआ? तो 1974 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड, जिसका आपका जो तीर छाप है, जदयू इसको शॉर्ट में कहते हैं, जेडीयू इसको कहा जाता है, ठीक है। आपको ये भी पूछा जाता है शॉर्ट में कि जेडीयू का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड का गठन 1999 में किया गया था, यह हमें याद रखना है, ठीक। जनता दल यूनाइटेड का गठन कब किया गया था? 1999 में। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है। इसका चुनाव चिन्ह जो है वो तीर छाप है। जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह तीर छाप है, जिसके अभी हमारे मुख्यमंत्री बिहार के हैं नीतीश कुमार, ठीक है। इसी पार्टी के हैं नीतीश कुमार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है? अच्छा देखिए, राजनीतिक दल का हमें परिभाषा भी सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए भी कि राजनीतिक दल किसे कहा जाता है। तो हम बोलेंगे व्यक्तियों का ऐसा समूह जो चुनाव में भाग लेता है। जो व्यक्ति चुनाव में भाग लेता है उसको हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं, व्यक्तियों के समूह को, है ना। जबकि वो उसका मेन लक्ष्य क्या होता है? सत्ता की प्राप्ति करना, ठीक है। सत्ता की प्राप्ति करना या चुनाव में जीतना उसका मेन लक्ष्य होता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है 40 नंबर क्वेश्चन कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो राजनीतिक दल का अर्थ होता है, देखिए राजनीतिक दल तो अफसरों का समूह होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। उसके बाद राजनीतिक दल में सेनाओं का ग्रुप तो होता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। राजनीतिक दल अफसरों का भी समूह नहीं होता है, ठीक है। ये दोबारा ऑप्शन पर गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां इस ऑप्शन के जगह पर यहां होना चाहिए था व्यक्तियों का समूह, ठीक है। राजनीतिक दल क्या होता है? व्यक्तियों का समूह, ठीक, याद रखना है। यहां ऑप्शन सी गलत है। राजनीतिक दल होता है व्यक्तियों का समूह, ठीक है। अगर हमें ये पूछा जाए राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, तो हम बोलेंगे व्यक्तियों का समूह। इसका अगर परिभाषा हमें पूछे कि राजनीतिक दल किसे कहा जाता है, तो हम बोलेंगे
वह व्यक्तियों का ऐसा समूह जो चुनाव में भाग लेता है, सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ राजनीतिक दल दो तरह के होते हैं, एक क्षेत्रीय स्तर का जो कि हमारे यहाँ मान लीजिए अपना राज्य में चुनाव लड़ता है। ठीक है, एक देश स्तर का होता है जो पूरा देश में किसी भी राज्य से अपना वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, इन राजनीतिक दलों को मान्यता जो देता है ना वो चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हमें ये पूछा जाए राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है तो हम बोलेंगे चुनाव आयोग, उसी को निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। ठीक है, लोकतंत्र का प्राण हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र कहते हैं किसको, जहां जनता स्वयं या तो देश का शासन चलाएगी, अन्य तो जनता किसी को चुन करके भेजेगी देश का शासन चलाने, जैसा कि हमारे यहाँ हमारे देश के शासन को चलाने के लिए हम लोग चुन करके भेजते हैं, जबकि स्विट्जरलैंड में आप लोग पढ़े हैं कि जनता स्वयं देश का शासन चलाती है, तो वो हो जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जबकि हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का प्राण किसको कहेंगे, अगर राजनीतिक दल नहीं रहेगा ना लोकतंत्र में तो लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसलिए कहते हैं लोकतंत्र का प्राण किसे कहेंगे, राजनीतिक दल को, क्योंकि यही रहता है तो हम किसी व्यक्ति को चुन पाते हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री बनने लायक है, ये राष्ट्रपति बनने लायक है, या जो भी बनने लायक हो, हमारे शासक बनने लायक है। ठीक है, तो इसलिए लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, वो राजनीतिक दल को कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर। 42 नंबर का सवाल कह रहा है 1977 में यानी 1997 में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो ये बात यहाँ ऑप्शन कह रहा है कांग्रेस पार्टी, दूसरा कह रहा है जनता पार्टी, तीसरा कह रहा है कम्युनिस्ट पार्टी, चौथा कह रहा है भारतीय जनता पार्टी। तो हम लोग समझते हैं, आप जानते हैं कि 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, और जस्ट उसके बाद उसको दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू कर दी थी, आपातकाल लागू की थी। उसके बाद उस समय जो हमारे यहाँ क्षेत्रीय पार्टी था, जो छोटा मोटा पार्टी राज्य में होता है ना, तो वो पार्टी मिल करके एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप में एक नया पार्टी बनाया, सब पार्टी मिल करके एक नया पार्टी को बनाया जिसका नाम रखा जनता पार्टी। ठीक है, 1977 में इस पार्टी का गठन हुआ था। उस समय जितना भी छोटा छोटा पार्टी था सब मिल करके एक बड़ा पार्टी बनाया। जैसे वर्तमान समय में ये अभी बीजेपी को हराने के लिए आपका क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा इंडिया एक पार्टी का गठन किया गया, इंडिया अलायंस का गठन किया। ठीक उसी समय कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए, जस्ट इस समय का समझिए विपरीत समय था, उस समय कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए सभी छोटा पार्टी मिल करके एक अलग पार्टी बनाया जिसका नाम रखा जनता पार्टी। और जनता पार्टी को उस समय आश्चर्यजनक बहुमत मिला, लगभग उस समय 330 सीट मिला 542 सीट में से, समझ सकते हैं। वही यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जो 1977 में किस पार्टी को बहुमत मिला था, तो 1977 में जनता पार्टी को बहुमत मिला था। ठीक है, अच्छा एक बात और, यहाँ इसके गठन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ। तो कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस पार्टी गठन कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था इसका गठन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट जनता पार्टी के गठन से रिलेटेड तो हम लोग जानवे करते हैं, जनता पार्टी का गठन कब हुआ, 1977 में हुआ था। 1977 में ही हुआ और 1977 में ही इसको जीत मिल गया था। इसके बाद इसके गठन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए, कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1925 ईस्वी में किया था, एम.एन. राय ने किया था। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया, तो एम.एन. राय ने किया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन। कब, तो 1925 में किया था। ठीक है, अच्छा भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था 1980 में हुआ था। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में। तो यहां से आपको अगर ये क्वेश्चन क्या करा था 1977 में किस पार्टी को बहुमत मिला, तो हो जाएगा जनता पार्टी।
अगर आपको पूछा जाए कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। अगर आपको पूछा जाए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ तो 1925 में। कौन किया तो एम एन राय ने किया था। ठीक है। अगर आपको पूछा जाए भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ 1980 में। किसने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो जस्ट अभी हम लोग पढ़े थे 1974 में जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन चलाया था, छात्र आंदोलन। उसी आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 नंबर। ठीक है। 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दलित पैंथर्स क्या था। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दलित पैंथर्स क्या था। तो देखिए दलित पैंथर्स जो था ना, यह कह रहा है जाति प्रथा का उन्मूलन करने वाला एक संगठन था, या दलित सेना का एक संगठन था, या गरीब किसान की उन्नति के लिए बनाया गया एक संगठन था, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दलित पैंथर्स का गठन जो है 1972 में महाराष्ट्र में हुआ था। 1972 में कहा महाराष्ट्र में हुआ था दलित पैंथर्स का गठन। ये दलित पैंथर्स दलित युवाओं का एक ग्रुप था। दलित युवाओं का एक ग्रुप था। इसका मेन कार्य था कि दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ना, दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए लड़ना, या नहीं कह सकते हैं कि दलितों को न्याय दिलाना। ये था दलित पैंथर्स। क्या था दलित युवाओं का एक संगठन था जिसका गठन कब किया गया था 1972 में। कहा तो महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो हम लोग सब्जेक्टिव आसानी से बना सकते हैं। कैसे तो दलित पैंथर्स क्या था अगर सब्जेक्टिव में पूछे तो हम लोग बोलेंगे दलित पैंथर्स दलित युवाओं का एक संगठन था। ठीक है। जिसका गठन 1972 में महाराष्ट्र में किया गया था। इसका कार्य क्या था दलितों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ना। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे। ठीक है। तो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है। भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे। इस यूनियन का मांग देखिए क्या होता है। इस यूनियन का मांग होता है क्या जो किसानों को उचित दर पर बिजली प्राप्त हो, किसानों के लिए सरकार पेंशन योजना चलाए। ठीक है। तो ये एक भारतीय किसान यूनियन का मांग होता है। अगर हमें ये पूछा जाए कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे तो महेंद्र सिंह टिकैत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तारी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था। तो देखिए यह कह रहा है तारी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था। 1990 में हुआ था ये ताड़ी विरोधी आंदोलन। 1990 में ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन में 5000 गांव की महिला मिलकर जो है ताड़ी बिक्री बंद करो का नारा लगाई थी। इसमें 5000 गांव की महिला मिल करके इस आंदोलन को चलाई थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था तो आंध्र प्रदेश में 1990 में हुआ था। कितने गांव की महिलाओं ने भाग लिया था तो 5000 गांव की महिलाओं ने भाग लिया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कह रहा है नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए अगर हम देखें नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी 3 राज्य से होकर गुजरती है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इन 3 राज्यों से होकर गुजरती है और इन्हीं तीनों राज्यों पर नर्मदा नदी पर बांध बनाना था, छोटा, बड़ा और मंझला, कुल मिलाकर के बहुत सारा बांध बनाना था, जिनमें लगभग लाखों व्यक्ति को उनका घर खाली करना पड़ जाता। इसी वजह से नर्मदा घाटी परियोजना के खिलाफ में मेधा पाटेकर ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे, मेधा पाटेकर। खैर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है तो हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और
मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर हमें ये पूछा जाए कि नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो हम बोलेंगे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले कहाँ पड़ी थी? तो यहाँ कह रहा है राजनीतिक दल का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो देखिए, राजनीतिक दल का शुरुआत जो हुआ था इंग्लैंड से हुआ था। ठीक है, राजनीतिक दलों की शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था। एक बात और यहाँ से देखिए, दुनिया में अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में दो दल है, इंग्लैंड में दो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी दो तो है, एक लेबर पार्टी है और दूसरा कंजर्वेटिव पार्टी है। तो अगर पार्टी के आधार पर, पार्टी की संख्या के आधार पर या दल की संख्या के आधार पर हमें पूछा जाए कि दलीय व्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन तरह के होते हैं। किसी देश में एक पार्टी रहता है, किसी देश में दो पार्टी, और दो से ज्यादा जहां पार्टी हो तो उसको कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, क्योंकि यहां जो है 6 राजनीतिक पार्टी है, 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है जो देश के लिए चुनाव लड़ती है। ठीक है, तो भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, अगर ये क्वेश्चन आए तो बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, अगर चीन में किस तरह की व्यवस्था है तो बोलेंगे एक दलीय व्यवस्था। ठीक है, अगर ये पूछे इंग्लैंड में या ब्रिटेन में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, तो क्योंकि दो ठो पार्टी है इंग्लैंड में, इसलिए बोलेंगे द्विदलीय व्यवस्था। ठीक है, तो दलीय व्यवस्था दुनिया में तीन तरह के होते हैं, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। जहां एक पार्टी हो केवल वो एक दलीय व्यवस्था कहलाएगा, जहां दो पार्टी हो द्विदलीय व्यवस्था कहलाएगा, और जहां दो से अधिक हो वो बहुदलीय व्यवस्था कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले कहां पड़ी थी? तो इंग्लैंड में या ब्रिटेन में पड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजनीतिक दलों का उद्देश्य क्या होता है? इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग पहले भी पढ़े थे। राजनीतिक दल होता क्या है? व्यक्तियों का ऐसा समूह जो चुनाव में भाग लेता है, यानी इलेक्शन में खड़ा होता है और सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जीतने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यहां कह रहा है राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, सत्ता प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, बाकी ये उद्देश्य होगा नहीं, सरकारी पद को प्राप्त करना इसका मुख्य लक्ष्य नहीं होता है। चुनाव लड़ना, हाँ ये होता है, लेकिन यहां कह रहा है राजनीतिक दलों का उद्देश्य क्या होता है? मेन उद्देश्य यही होता है, चुनाव लड़ना तो सबका कार्य है। ठीक है, लेकिन मेन उद्देश्य यहां अगर पूछा जाए तो सत्ता प्राप्त करना हर एक राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? देखिए, राजनीतिक दल का काम क्या होता है? अब इसमें से कह रहा है कौन सा कार्य नहीं है। तो एक बात तो अभी हम लोग समझे थे कि राजनीतिक दल का ये काम तो होता ही है, चुनाव लड़ना तो होता ही है। ठीक है, दूसरा बात, सरकार की आलोचना करना। देखिए, राजनीतिक दल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सत्ता पक्ष के, ठीक है, एक होते हैं सत्ता पक्ष के, दूसरा होते हैं विपक्ष के। ठीक है, अब सत्ता पक्ष और विपक्ष कहते हैं किसको? जो पार्टी सरकार चला रही होती है वो सत्ता पक्ष की होती है। ठीक है, और जो पार्टी का सरकार नहीं बनता है उसको विपक्ष हम लोग कहते हैं। और विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष के पार्टी जो भी कार्य कर रही है उसमें गलतियों को ढूंढना, उसका आलोचना करना, निंदा करना, उसके कमी को निकालना। ठीक है, तो सरकार का आलोचना करना तो राजनीतिक दल का काम ही होता है, उसकी कमी को ढूंढना ये तो काम होता ही है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा के समय राहत पहुंचाना ये भी काम होता है, क्योंकि राजनीतिक दल को वोट लेना होता है। ठीक है, अपने वोटों का निर्माण करना होता है, लोगों को अपने तरफ खींचने का प्रयास करना होता है, तो उसके लिए वो प्राकृतिक आपदा के समय सहायता पहुंचाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये भी राजनीतिक दल का कार्य होता ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अफसरों की बहाली करना। देखिए, कोई भी देश का राजनीतिक दल हो उसका कार्य अफसर का बहाली करना नहीं होता है, इसके लिए अलग संस्था होता है। ठीक है, अलग एग्जाम होता है। जैसे देखिए, बिहार में ही अगर बात करें, क्या कहते हैं बीपीएससी लेवल का जो भी एग्जाम होता है वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, सबका एसएससी लेवल का अलग होता है, रेलवे अलग अपना
स्टाफ को तैयार करने के लिए एक बहाली निकालता है। तो ये सरकार का कार्य नहीं है कि अफसरों का बहाली करना, ठीक है। तो यहां हो जाएगा कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है, तो हम बोलेंगे अफसरों की बहाली करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 51 नंबर। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि दुनिया में 3 तरह की दलीय व्यवस्था है, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। जिस देश में एक पार्टी हो एक दलीय, 2 पार्टी हो द्विदलीय, 2 से ज्यादा हो तो बहुदलीय। तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था, यहां व्यवस्था होना चाहिए था, ठीक है, व्यवस्था, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो देखिए पाकिस्तान में भी बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में तो बहुदलीय व्यवस्था है ही, बांग्लादेश में बहुदलीय व्यवस्था है ही, ठीक है। अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि ब्रिटेन में केवल 2 ही पार्टी है, एक है लेबर पार्टी, दूसरा है कंजर्वेटिव पार्टी। जब 2 पार्टी है तो इसका मतलब यहाँ कौन सा दलीय व्यवस्था होगा? यहाँ होगा द्विदलीय व्यवस्था, ठीक है। तो यानी बहुदलीय व्यवस्था किस देश में नहीं है? तो ब्रिटेन में। यहाँ ऑप्शन में दिया जा सकता है आपको, इंग्लैंड भी एक ही नाम है, ठीक है, यूके भी इसी को कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 52 नंबर। कह रहा है गठबंधन सरकार बनाने की संभावना किस दलीय व्यवस्था में होता है? ठीक है, गठबंधन सरकार। अब गठबंधन सरकार कहते हैं किसको, ये भी में सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, गठबंधन सरकार किसे कहा जाता है? तो देखिए अगर चुनाव में 2 से ज्यादा राजनीतिक पार्टी भाग लेता है ना, तो मान लिया जाए कि अगर 100 सीट पर चुनाव होना है, उसमें 3 पार्टी चुनाव लड़ा, ए बी और सी, ठीक है। अगर मान ले कि 20 सीट ए को मिला, ठीक, और 60 सीट नहीं, मान लेते हैं कि 40 सीट बी को मिला, ठीक है। उसके बाद हो गया कितना, 40 20 60, और इसको मान लेते हैं कि 19 सीट मिला, ठीक है। अब एक अन्य भी ले लेते हैं, कुछ निर्विरोध भी खड़ा होता है, एक अन्य भी ले लेते हैं, तो हो गया आपका 40 20 60 19, कितना हो गया 79। अब एक अन्य जो खड़ा हुआ, अन्य में मान लेते हैं आपका कितना रह गया, 100 सीट में से 21 सीट। अब देखिए यहां मूल रूप से अगर सरकार बनाएगी तो बी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला है, तो बी पार्टी अपना सरकार बनाएगी। लेकिन यहां क्या करती है, ये छोटा छोटा पार्टी जो है ना एक हो जाती है और एक होकर के सरकार बनाती है। इसी को हम लोग गठबंधन सरकार कहते हैं। देखिए ये तीनों अगर एक होती है ना, तो यहाँ हो जाएगा 20 19 39, और इसको अगर जोड़ते हैं तो ये लगभग 39 1 40 20 60 सीट, ये तीनों मिल करके जब एक जगह होते हैं तो यहाँ 60 सीट होता है। तो इसका मतलब ये तीनों मिलकर सरकार बनाएंगे। जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टी मिलकर सरकार बनाती है तो ऐसे सरकार को हम लोग गठबंधन सरकार कहते हैं। अब देखिए गठबंधन सरकार होगा किसमें, अगर एक दल होगा तो गठबंधन किससे करेगा, ठीक है। 2 दल होता भी है तो वो तो एक दूसरे के जानी दुश्मन होगा, ठीक है, एक दूसरे का पूरा विरोध करेगा। तो इसका मतलब बहुदलीय व्यवस्था में उस सब एक हो सकता है, गठबंधन सरकार बनाया जा सकता है। तो यहां से ये क्वेश्चन आता है कि किस दलीय व्यवस्था में गठबंधन सरकार बनने की संभावना रहती है? तो बहुदलीय में। गठबंधन सरकार किसी भी देश के लिए एक घातक होता है, कुछ मायने में सही भी होता है, कुछ मायने में गलत भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 53 नंबर, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दल बदल कानून किस पर लागू होता है? देखिए दल बदल कानून होता क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। खैर यहाँ कह रहा है संसद और विधायक पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, सभी पर। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि दल बदल कानून होता क्या है। देखिए दल बदल कानून पहले के समय में होता था क्या, जो कोई भी पार्टी के मेंबर जो है, व्यक्ति जो है, अपने दल से दूसरा दल में शामिल हो जाता था, ठीक है, और अपना दल को बिना रिजाइन दिए। तो ये नियम जो है दल बदल कानून बनाया गया 1985 में। ये कानून कहता है कि अगर किसी भी पार्टी के सांसद या विधायक को अपना दल छोड़ना है
तो उसे सबसे पहले अपने दल को त्याग देना होगा, तब दूसरा दल में जाना होगा। ठीक है, तो अगर हमें ये पूछा जाए कि दल बदल कानून कब लागू हुआ, 1985 में, किस पर लागू होता है, तो संसद और विधायक पर। इस कानून के अंतर्गत कोई भी सांसद और विधायक बिना रिजाइन दिए दूसरा पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। तो देखिए, एक राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह हो या मान्यता प्रदान की बात करने की हो, तो वो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 55 नंबर। कह रहा है निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो राष्ट्रीय दल, इनमें से राष्ट्रीय जनता दल को जो है ना राष्ट्रीय दल नहीं माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह को हम लोग देख लेते हैं। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल छाप, राजद का लालटेन छाप, इसी के अध्यक्ष लालू यादव हैं। लोक जनशक्ति पार्टी जिसके अध्यक्ष थे या जिसको शुरू करने वाले थे रामविलास पासवान। ठीक है, अभी इनके बेटा हैं चिराग पासवान। ठीक है, इनका जो छाप है वो बंगला छाप है। उसके बाद है जदयू, जनता दल यूनाइटेड, जिसके नेता है अपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ठीक है, इनका जो छाप है वो तीर छाप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 56 नंबर। सूचना का अधिकार आंदोलन कब हुआ था। अच्छा, इसको हम लोग सही समझते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव भी हम लोग को आता है। सूचना का अधिकार आंदोलन जो है 1990 ईस्वी में राजस्थान के तहसील क्षेत्र, नीम तहसील क्षेत्र में शुरू हुआ था। और ये इस वजह से शुरू हुआ था क्योंकि वहां के मजदूर ने जब अपने ठेकेदारों से उनको दिए जाने वाले वेतन का रसीद मांगा, तो उन लोगों ने मना कर दिया, बोला ठेकेदार नहीं देंगे हम रसीद। तो मजदूरों को लगा इसमें कहीं ना कहीं घपला हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई लोचा जरूर है ना। तो उन लोगों ने रसीद की मांग को लेकर या सूचना पाने के अधिकार को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, तो वही आंदोलन सूचना का अधिकार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखिए, ये आंदोलन 1990 में शुरू हुआ और इस आंदोलन को शुरू करने वाले को न्याय मिला कब, तो 2005 में। ठीक है, क्योंकि 2005 में जो है आपको सूचना का अधिकार जो आंदोलन था वो अधिनियम बन गया, कानून बन गया कि हम लोगों को अधिकार दे दिया गया इस कानून के अंतर्गत कि आप सरकार से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना। तो अभी हम लोग पढ़े हैं 2005 में बना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना, तो 2005 ईस्वी में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 58 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है 58 नंबर का क्वेश्चन है लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा। तो ये कथन अब्राहम लिंकन ने कहा था। ये कौन थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगर पूछा जाए लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है, ये कथन किसने कहा, तो अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, अच्छा एक बात और, यहां से सब्जेक्टिव भी आता है कि लोकतंत्र के बारे में अब्राहम लिंकन के द्वारा दिए गए परिभाषा को लिखें, तब ये परिभाषा हम लोग को लिखना होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 59 नंबर, लोकतंत्र की सफलता किस बात पर निर्भर करती है। तो देखिए, लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब वहां, देखिए यह कह रहा है नागरिकों की उदासीनता पर, अगर नागरिक उदास हो जाएगा तो लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। ठीक है, नागरिकों पर गैर कानूनी कार्रवाई करने से, तो नागरिकों पर अगर गैर कानूनी कार्रवाई किया जाए तो लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। हाँ, अगर लोगों में ये जागरूकता, लोगों में ये विश्वास जगाया जाए कि लोकतंत्र देश से बेहतर बढ़कर कोई शासन नहीं है, ठीक है, तो ये जो है लोकतंत्र की सफलता को बताता है। तो लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की सहभागिता पर निर्भर करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 60 नंबर, कह रहा है क्षेत्रवाद की भावना का एक
कुपरिणाम, क्षेत्रवाद की भावना का एक खराब परिणाम क्या है, अलग तरह का दुष्परिणाम कह सकते हैं। देखिए पहली बात तो यह है, किसी भी व्यक्ति में क्षेत्रवाद की भावना रहना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रवाद की भावना रहना अपने क्षेत्र के लोगों में वो एकता को लाता है, लेकिन यही क्षेत्रवाद की भावना जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तब हम अपने क्षेत्र को लेकर के लड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो समाज में अलगाव उत्पन्न करता है। तो कह रहा है क्षेत्रवाद की भावना का एक खराब परिणाम क्या है, अपने क्षेत्र से लगाव होना। ये तो अच्छा परिणाम है, अगर किसी व्यक्ति को अपने क्षेत्र से लगाव होता है ये अच्छा परिणाम है। राष्ट्र के हितों के लिए बेहतर होता है अपने क्षेत्र के प्रति लगाव होना, ठीक है। राष्ट्रीय एकता को भी ये बढ़ाता है क्षेत्रवाद की भावना। जैसे हम भारतीय है तो हम लोग में एक एकता आता है, हम बिहारी है तो हम लोग में एक एकता आता है बिहारी के नाम पर। लेकिन जब हम बिहारी के नाम पर अन्य राज्यों के लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं तब वो राज्य में फूट ला देता है, अलगाव ला देता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा कि क्षेत्रवाद की भावना का एक खराब परिणाम क्या है, अलगाव होना, ठीक है, अलगाववाद। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बोलीविया में जनसंघर्ष का कारण क्या था। तो देखिए बोलीविया की यहां कह रहा है जो पानी की कीमत में वृद्धि, दूसरा कह रहा है खाद्यान्न की कीमत यानी खाना की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, दवाओं की कीमत में वृद्धि। तो देखिए बोलीविया की सरकार जो है वहां की पानी को प्राइवेटाइजेशन कर दिया था, निजीकरण करना उसको कहते हैं, किसी निजी कंपनी के हाथों में बेच देना। अब वो कंपनी क्या करती थी, पानी को जैसे लोगों को घर तक पहुंचाती थी तो उस पानी के बदले में उससे चार्ज लेती थी, ठीक है। लोगों का लगभग 1,000 रुपया या उससे कहीं ज्यादा महीना में पानी में खपत होता था, ठीक है। इसी वजह से वहां की जनता ने पानी के कीमत में वृद्धि को लेकर के जो है ना सरकार के खिलाफ जनसंघर्ष शुरू किया। यहाँ क्वेश्चन आता है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का कारण क्या था, तो पानी की कीमत में वृद्धि होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश कब शुरू हुआ, ठीक है। तो भारत में सत्ता के विरुद्ध जो है ना जन आक्रोश 1970 के दशक में शुरू हुआ। यानी कह सकते हैं कि जो सरकार के खिलाफ जो है ना आवाज कब से बुलंद होना शुरू हुआ लोगों में, तो ये 1970 से, जो कि आप लोग पढ़े हैं जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन शुरू किया था, उसी दौरान तारी विरोधी आंदोलन उसके कुछ समय बाद हुआ था। उस समय दलित युवाओं का संगठन बना था महाराष्ट्र में 1972 में, ठीक है। एवं प्रकार से 1974 में बड़ा एक रेल हड़ताल हुआ था, जो रेलवे स्टाफ सब था अपने सैलरी को बढ़ाने को लेकर एकदम पूरा बड़ा हड़ताल कर दिया था। एवं प्रकार से 1970 के दशक में जो है ना सरकार के खिलाफ यहाँ जन आक्रोश शुरू हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट। तो चलिए यहां तक हो गया सिविक्स का बिहार बोर्ड का जितना भी ऑब्जेक्टिव मेरे अनुमान से इस एग्जाम में आने वाला है 2024 के एग्जाम में, वो इससे जो है बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर आप पहला सिविक्स का पार्ट 1, ये पार्ट 2 वीडियो है सिविक्स का, अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर देख सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो दोस्त भी इन वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दे तथा मेरे चैनल साइंस वैली को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक अगला वीडियो पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम इसी तरह के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं जो कि बिहार बोर्ड के लिए 2024 के एग्जाम के लिए बेहतर है, ठीक है।